हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सारिका गौतम। तो मैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर हूँ। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो हमने किया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है। तो वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास बीच में ही स्टॉप हो गई थी। ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक तो कर लिया था, बट एक थोड़ा सा हमारे पास वो कंसिक्वेंसेस जो थे जेटीडी के वो रहते थे। आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, जेटीडी कंसिक्वेंसेस ऑफ जेटीडी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो कि है ऑर्जल डायग्राम। ठीक है। जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी फर्स्ट वाली वीडियो का, वो जेटीडी भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वाले टॉपिक को कर सकते हैं, ऑर्जल डायग्राम। ठीक है। तो हम डिटेल में, एज यू ऑल नो, हम डिटेल में सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा थोड़ा सा रह गया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का। तो जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जेटीडी, ठीक है, हमने की थी दो डिस्कस। ठीक है। एक हमने देखा था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, और एक हमारे पास कैसी होती है, एक हमारे पास होती है वीक डिस्टॉर्शन। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है और एक हमारे पास कैसी होती है, वीक डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है। एंड वीक डिस्टॉर्शन। ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन और वीक डिस्टॉर्शन होती है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होती है, जब हमारे पास जो ईजी है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है। ठीक है। और सिमेट्रिकली फिल्ड होता है, और जब हमारे पास T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है। ठीक है। अनसिमेट्रिकली मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और जब T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो हमारे पास वीक डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टैटिक डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक भी बोलते हैं, डायनामिक। ठीक है। जो स्टैटिक होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी दिखाई देती है, और जो हमारे पास डायनामिक होती है वो किस पे दिखती है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे दिखती है। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे दिखाई देती है। ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है और जो वीक डिस्टॉर्शन है मैंने आपको बताया था। अब देखो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कैसी होती है, स्टैटिक होती है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम यही वाला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसी के बेसिस पे हम करेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ जेटीडी। ठीक है। कंसीक्वेंसेस क्या है जेटीडी के, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास कि इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर+2 कॉम्प्लेक्सेस। वैसे मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था, इसके एग्जाम्पल्स भी करवा दिए थे। ठीक है। तो आपको पता है, अगर हम जैसे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो जैसे T2G ईजी अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो इसमें आ जाते हैं T2G3 EG1। ठीक है। T2G6 EG1। ठीक है। T2G6 EG3। ये सारी, इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में जो EG है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, यानी कि ये सारी की सारी कौन सी डिस्टॉर्शन शो करेगी हमारे पास, EG वाली स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगी। ठीक है। अब कंसिक्वेंसेस में सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से जो कॉपर+2 के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं CuNH3 4+2। ठीक है। अब इसमें देखो जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। +2 क्या होती है, D9, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है ना, 3D9। तो 3D9 में कैसी होगी कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। EG कैसा है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है। और कौन सी होती है इधर, टेट्रागोनल एलोंगेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे हो जाएंगे, फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे।
अब देखो होता क्या है, जेटीडी की वजह से जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, टू इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बेसिकली। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखो, पहले क्या था, इन तीन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी थी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, सेकंड इसका जो कंसिक्वेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो कॉपर En3+2, ठीक है, जो ये वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो जाता है, इज अनस्टेबल। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है आपको पता है, इथाइलिन डायमाइन हमारे पास लिगेंड है। इथाइलिन डायमाइन कौन सा होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो नाइट्रोजन होते हैं डोनर, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और कैसे बनता है यहाँ पे, इस तरह से ये बनता है। ठीक है, तो ये दोनों नाइट्रोजन ऐसे लिख दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कितनी, तीन रिंग्स बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तीन रिंग्स यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तीन रिंग्स यहाँ पे बनती है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या है, कॉपर+2 है। कॉपर+2 क्या होता है, 3D9। ठीक है, तो 3D9 में क्या होगा, अभी अभी जैसे यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, यहाँ पे ईजी अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाती है। और डिस्टॉर्शन की वजह से हमें पता है कौन सी होती है, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। यहाँ पे टेट्रागोनल इलोंगेशन होती है, जिसकी वजह से दो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, ये एलोंगेट हो जाएंगे। बाकी सारे ये चार बॉन्ड कैसे होंगे, इन दोनों बॉन्ड्स के कंपैरिजन में शॉर्ट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये रिंग थी, ठीक है, जो ये हमारे पास रिंग थी, इस रिंग में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास जो रिंग है वो कैसी थी, कि रिंग में क्या है, जब सारे के सारे बॉन्ड्स, देखो ये रिंग है बेसिकली, है ना, इस रिंग में जब सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे तो ये परफेक्ट रिंग होगी। बट अगर इस रिंग में एक बॉन्ड बड़ा हो गया, एक बॉन्ड छोटा हो गया, तो इस रिंग में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। और अगर स्ट्रेन क्यों आया है, जेटीडी की वजह से। ठीक है, ड्यू टू जेटीडी। ठीक है, तो जेटीडी की वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, स्ट्रेन आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अब थर्ड कंसिक्वेंस करते हैं। इसका जो थर्ड कंसिक्वेंस है, जो हमारे पास ट्रांस CuEN2Cl2, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इज मोर स्टेबल देन CuEN2Cl2। ठीक है, कि जो हमारे पास ट्रांस वाला कॉम्प्लेक्स होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है सिस वाले से। ऐसा क्यों होता है, देखो अगेन ये कॉपर+2 है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, ट्रांस वाले में Cl ऐसे लगे होंगे। ठीक है, जो एलोंगेटेड बॉन्ड्स होंगे वहां पे, और जो ये En इथाइलिन डायमाइन जो ये रिंग होगी ये ऐसे लगी होगी। तो यहाँ पे रिंग्स में कोई स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एलोंगेटेड बॉन्ड है वहां पे क्या लगा है, ट्रांस पोजिशन पे दोनों पे Cl लगे हैं। ठीक है, और जो सिस वाला है, सिस वाले में क्या हो जाएगा, सिस वाले में हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि सिस में क्या होगा, अगर एक हम Cl यहाँ पे लोंगेटेड बॉन्ड में लगा भी दे, तो सिस वाली पोजीशन क्या होती है, जब दोनों बॉन्ड्स आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। ट्रांस वाली कौन सी होती है, जब दोनों हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे सेम वाले वो कैसे होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसी आ गए, ये स्ट्रेन आ गया एक रिंग में, इस वाली रिंग में क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेन आ गया और यहाँ पे ऐसा स्ट्रेन कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद देखो फोर्थ कॉन्सिक्वेंस करते हैं, कि हमारे पास जो गोल्ड का कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, गोल्ड+2, ठीक है, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं किसमें, Au+1 में। ठीक है, और Au+3 में। ठीक है, उसका रीजन क्या रहता है, देखो Au+2 अगर हम देखें, गोल्ड किसके ग्रुप में आता है, कॉपर। ठीक है, और एक मिनट,
क्या आता है हमारे पास? कॉपर आता है, सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है ना। गोल्ड भी किसके ग्रुप में आता है? कॉपर के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो Au+2 क्या होगा हमारे पास? ये भी जैसे हमारे पास D9 कॉन्फ़िगरेशन का ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो हमारे पास Au+2 होगा ये भी किसका होगा? 3D9 का ही होगा, सॉरी 3D9 का तो ये होगा, ये 3D9 है, ठीक है। अगर हम +2 चार्ज की बात करें तो ये 3D9 है, ठीक है। ये क्या है? 4D9। और जो गोल्ड वाला है ये क्या है? 5D9, ठीक है। तो अगर हम कॉपर के केस में देखें, ये ना 2 मिनट, ये डिस्टॉर्शन बतानी है इसकी। देखो अगर गोल्ड के कॉम्प्लेक्स में, नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। ठीक है, अब देखो अगर कॉपर के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास इतनी इनके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो और हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अगर कॉपर में इतना गैप है, ठीक है, तो सिल्वर वाले में इतना गैप हो जाएगा, ठीक है। और जो गोल्ड वाला होगा उसमें ये जो गैप है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड वाले में भी सेम सेम वही हो रहा है, जैसे हमने कॉपर में डिस्टॉर्शन की थी ना, वैसे ही गोल्ड वाले मेटल आयन में भी हमारे पास क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्शन हो जाएगी। बट होगा क्या? हमने बोला था कि जो कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हो गोल्ड में भी, गोल्ड के कॉम्प्लेक्सेस में भी ऐसे ही होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जेटीडी की वजह से, डिस्टॉर्शन की वजह से। बट 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे भी बना देते हैं। होता क्या है कि गोल्ड के केस में क्या होगा, जो ये गैप होगा इनके बीच में वो इतना ज्यादा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कम हो जाएगी, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज वेरी हाई, ठीक है। दैट इज वाई क्या होगा यहाँ पे, इसके कॉम्प्लेक्सेस Au+2 के कॉम्प्लेक्सेस काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। और अनस्टेबल हो जाते हैं इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं? डिस्टॉर्शन शो कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं Au+1 एंड Au+3, ठीक है। Au+3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 3 आ रहा है, वेट, क्या बन जाएगा? ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी? D8, ठीक है। D8, और हमें पता है D8 कौन सा ज्योमेट्री शो करता है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर हमारे पास ज्योमेट्री शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली Au+2 जो है वो जब Au+3 में कन्वर्ट होगा, कब होगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है ना यहाँ पे देखो क्या हो रही है? रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो Au+2 जब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Au+3, और जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहाँ पे Au+1। तो यहाँ पे सिंपल ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो आपका पार्ट रहता था कंसीक्वेंसेस का, वो आपका यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। तो आज जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्जल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑर्जल डायग्राम, ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्जल डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली दिसंबर में तो इसका नहीं कोई क्वेश्चन आया था, लेकिन जून 2023 में 3 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा था। अगर आप इस लेक्चर को पूरा लगाओगे, आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ ऑर्जल डायग्राम, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्जल डायग्राम। ऑर्जल डायग्राम
ऑर्डर डायग्राम्स जो बनती हैं वो बनेगी आपकी एनर्जी वर्सेस लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इधर को हम एनर्जी प्लॉट करते हैं, इधर को हम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए होती हैं। ये होती है हमारे पास स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस के लिए, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस के लिए। ठीक है, कि ट्रांजिशंस होंगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीक देखेगी हम वो मतलब बेसिकली उसका हमारे पास ग्राफ हम हमारे पास जो उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखो क्या है, बाकी हम इसमें जो प्लॉट करेंगे इसमें हम जो भी ट्रांजिशंस जिनकी वजह से हमारे पास जो है इंटेंसिटी वाला ग्राफ आया है, जिसकी वजह से आया है वो कौन सी होती है, ट्रांजिशंस जो होती हैं और कैसी ट्रांजिशंस होती है वो हम इस वाले ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अभी मैं सारे डिटेल में एग्जांपल वाइज करवाऊंगी। सबसे पहले देखो हमारे पास कैसी ट्रांजिशन होती है, ये हमारे पास होती है स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो जो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगी उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा। दूसरी है हमारे पास स्किन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होती है, जो हमारे पास कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये नहीं होती हैं ऑर्डर डायग्राम, ये सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल तो होते ही हाई स्पिन है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लो स्पिन के लिए ये नहीं होती है। ठीक है, एक आपने क्या बात इसमें ध्यान रखनी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स अभी लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स विद सेम सिमेट्री, सेम सिमेट्री डू नॉट क्रॉस ईच अदर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स विद सेम सिमेट्री रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ठीक है, मतलब ये है सपोज हमारे पास कैसी है, टी टू जी वाली है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इस तरह से रिपेल कर देंगी। सपोज दोनों की सिमेट्री क्या है, टी टू जी तो एक दूसरे को क्या कर देगी, ये टर्म्स रिपेल कर देंगी। वैसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स विद डिफरेंट सिमेट्री, जिन टर्म्स की क्या होंगी, डिफरेंट सिमेट्री होगी, डिफरेंट सिमेट्री, वो एक दूसरे को क्या करेगी, विल क्रॉस ईच अदर, विल क्रॉस ईच अदर, वहां पे क्रॉस ओवर रूट होगा, क्रॉस ईच अदर। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टी टू जी है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ए टू जी है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, दोनों टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। बाकी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। बाकी आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए होता है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए ऑर्डर डायग्राम नहीं होती है। वैसे ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है ये हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसी है, जिनकी क्या है, सेम सिमेट्री है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जिनकी क्या है, डिफरेंट सिमेट्री है, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद क्या है, आपको टर्म सिंबल्स याद करने का एक मैं वो बता देती हूँ। टर्म सिंबल्स, टर्म सिंबल कौन से वाली, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही अप्लाई करना है इनको, लो स्पिन के लिए मत अप्लाई कर देना। लो स्पिन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी जाए तो आपने निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे याद रखोगे, D1 D2, बिल्कुल ठीक ऐसे ही याद करनी है, D3 D4 D5। ठीक है, इधर को लिखना है फिर D6
D7 मतलब टोटल 10 होना चाहिए। देखो D8, 8 + 2 10, फिर D9, 9 + 1 10। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे। फिर यहाँ पे आपने टर्म्स लिखनी है। उसके लिए आपने कैसे याद रखना है? D, F, F, D, S। ठीक है, और फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे याद रखोगे? 2, 3, 4, 5, 6। देखो आप निकाल भी सकते हो, बट अगर आप इसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब जो एफ वाली होती है, इनकी आपने फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट भी याद रखनी है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट की एनर्जी मतलब पे भी ट्रांजिशंस देखी जाती हैं। ठीक है, तो इस पे याद रखोगे आप, पी होती है 3p एंड 4p। ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग होगी 3p और इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने याद रखनी है 4p। ठीक है, उसके बाद है आपके पास, आपने क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपने मूलिकन सिंबल्स याद करने हैं। ठीक है, मूलिकन मूलिकन सिंबल्स। मूलिकन सिंबल्स, अब देखो मूलिकन सिंबल्स किसके लिए? एटॉमिक इधर लिखना है, एटॉमिक टर्म सिंबल्स, टर्म सिंबल्स, और उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो मूलिकन टर्म सिंबल्स होंगे। ठीक है, मूलिकन टर्म सिंबल्स, टर्म, आई थिंक इधर नहीं दिखाई देगा, वेट। तो इधर लिखते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल, और इधर आ जाएंगे आपके पास मूलिकन टर्म सिंबल। ठीक है, तो मूलिकन टर्म सिंबल ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, तो एटॉमिक टर्म्स कौन सी होती है? SP। ठीक है, कौन कौन सी हो रही है यूज? देखो, D, F, F, D, S, तो SP सारी लिख देते हैं, P भी है, तो SP, D एंड F। ठीक है, S के लिए होती है हमारे पास A1G। ठीक है, टेट्राहेड्रल में होगी A1। ठीक है, और D के लिए, सॉरी P है ये। ठीक है, P के लिए होगी T1U, और इसमें होगी टेट्राहेड्रल में T1। D के लिए आपको सबको पता है कौन सी होती है, T2G और EG, और टेट्राहेड्रल में होती है T2 और E। ठीक है, और F के लिए कौन सी होती है? F के लिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको आगे बनाते हैं। ठीक है, F के लिए होती है, F के लिए होती है T1G। ठीक है, T2G और A2G। ठीक है, A2G आगे लिख लेते हैं, A2G। वैसे ही टेट्राहेड्रल में कौन सी आ जाएगी? ऑक्टाहेड्रल में होगी। टेट्राहेड्रल में कौन सी आ जाएगी? A2, T1 और T2। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपने ध्यान रखने हैं टर्म्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आप कैसे याद रखोगे? D1, D2 ये सारे के सारे याद रखना है। जैसे डी, यहाँ पे D6 है, D4 है, D5 है, ये सारे के सारे D7 है, ये सारे के सारे हाई स्पिन है। ठीक है, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग टर्म आप डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मूलिकन सिंबल्स किसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर डायग्राम कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे सबसे पहले, सबसे फर्स्ट है हमारे पास, चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, D1 ऑक्टाहेड्रल। तो D1 ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा? ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अब D1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? तो अगर हम ट्रांजिशन करेंगे तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? EG में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो, सबसे पहले तो देखो D1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो कौन सी होती है?
D1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, मैंने आपको अभी अभी लिखवाया है, वो कौन सी होती है, 2D होती है। ठीक है, और 2D के लिए हमारे पास जो मूलिकन सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, T2G, और मतलब D के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, T2G और EG होते हैं, है ना, मूलिकन सिंबल्स T2G और EG होते हैं। और यहाँ पे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख देंगे, वो कितनी है, 2 है। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम कोई भी टर्म, 2s+1l, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये निकाल भी सकते हो आप, जैसे इसके लिए देखो s कितना है, हाफ है, और 2s+1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1, है ना, 2 होता है ना इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो 2 × 1 हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू क्या होती है, डी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2D। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर जो मैंने आपको बताया वहां से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मूलिकन सिंबल्स आ गए वो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, T2G है। ठीक है, क्यों है T2G, देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है हमारे पास, T2G में है ना। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, वो ट्रिपली डीजनरेट स्टेट में है। मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमारे पास कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो कैसा हो, T2G अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि इलेक्ट्रॉन ट्रिपली डिजनरेट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, तो ट्रिपली डिजनरेट स्टेट है। और अगर EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो तो हम बोलते हैं कि वो हमारे पास कौन सी स्टेट है, डबली डिजनरेट। तो ये T2G है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे T2G, क्योंकि ये ट्रिपली डिजनरेट स्टेट है, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो ये T2G होगी हमारे पास। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2T2G। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी वाली स्टेट है, डबली डीजनरेट, इसलिए ये आ गई EG, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है 2T2G से 2EG में। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे, ये हमारे पास आ गई 2D, यहाँ पे हमने 2D लिख दिया अपना टर्म सिंबल, और हमें पता है ये किस में स्प्लिट हो रही है, देखो, जैसे जैसे लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है वैसे वैसे इनके बीच में जो गैप है वो भी बढ़ता रहेगा। ऐसा ही होता है ना, T2G और EG के बीच में गैप कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे। जब लीगेंड फील्ड हमारे पास कम है तो इतना गैप, ज्यादा होगी तो इनके बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास, इसलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं कि इधर को लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसलिए हमने ऐसे शो कर दिया। तो ये वाला लेवल कौन सा है, जो जिसकी एनर्जी कम है, कितनी एनर्जी है इसकी, निकाल भी लो, चाहे आपको क्रिस्टोफर CFSE निकालनी आती होगी, कितनी है इसकी, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, और इसकी एनर्जी कितनी है, +0.6 ऑफ डेल्टा ओ। CFSE आती है ना आपको निकालनी, आसान है बहुत। यहाँ पे क्या है, +0.6 से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -0.4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -0.4 इंटू 1 पॉइंट, -0.4 ऑफ डेल्टा। अगर आप 0.6 में से क्या करते हो, अगर आप 0.6 में से -0.4 को आप अगर माइनस करते हो इसकी एनर्जी में से, इस स्टेट की एनर्जी को माइनस करते हो, क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा ओ। ठीक है, इसकी CFSE में से EG की CFSE में से इसकी CFSE को माइनस करोगे तो डेल्टा ओ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है इनके बीच में गैप कितना होता है, डेल्टा ओ का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2T2G। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव में, इसलिए हमने नीचे को लिखा, इसकी एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव है, तो हमने इसको ऊपर को बना दिया। ठीक है, तो इसकी कितनी आ जाएगी आपके पास, ये क्या आ जाएगा, 2EG। ठीक है, ये आ गया 2EG। तो अब हमारे पास ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, 2T2G से 2EG में, ऐसे हो रही है ट्रांजिशन। तो इसमें नंबर कितना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या है, एक ही ट्रांजिशन हो रही है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रांजिशन हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू 1। और नेचर क्या है ट्रांजिशन का, नेचर मतलब कि कहाँ से हो रही है ट्रांजिशन, तो वो हो रही है हमारे पास 2T2G से 2EG में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचर ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, ऑर्जल डायग्राम, अगर हम इसका मतलब अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांजिशंस। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास कैसा बनेगा, इधर हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट कर लेते हैं प्लॉट। ठीक है, और इधर हम प्लॉट कर लेते हैं
वेव नंबर इधर को, क्योंकि इधर को हमारे पास क्या हो रही है, वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, एप्सिलॉन क्या होता है हमारे पास, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट है ना, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी लिख रही हूँ मैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं इसके, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा सा बनेगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही हमारे पास आ रहा है ना इसमें पीक। एक पीक क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास कितनी ट्रांजिशंस है इसमें, ओनली वन ट्रांजिशन है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें भी देखो ग्राफ में हमें क्या दिखाई देता है, इसमें हमारे पास इसके ये छोटी छोटे ये शोल्डर्स दिखाई देते हैं, ये शोल्डर्स बोलते हैं इनको। तो ये क्यों दिखाई देते हैं, ये शोल्डर्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ जेटीडी, ड्यू टू जेटीडी। ठीक है, जेटीडी, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको बोला था जब भी हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, जब ये हमारे पास अनसिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, ठीक है, तो क्या होती है वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है। मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती हैं, अनसिमेट्रिक होती है, तो हमारे पास परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं रहती, वो कैसी हो जाती है, हमारे पास ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मैंने आपको बताया था ईजी भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो सकती है या फिर T2G भी हो सकती है, हमने ईजी वाला पढ़ा था क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, जब T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होती है तो वहां पे वीक डिस्टॉर्शन होती है, लेकिन होती तो, अब देखो मैंने क्या बोला था, वीक का मतलब क्या है कि गैप इनके बीच में बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे सपोज डिस्टॉर्शन होगी और इस तरह से होगी, तो जो इनके बीच में गैप है वो क्या हो जाएगा, वैसे ये इन वाले लेवल्स में भी कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो गैप है इनके बीच में कम है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन तो होगी, मतलब ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन तो होगी है ना, गैप बेशक कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस उस इलेक्ट्रॉन के बढ़ गए, तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ, एक इससे यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ जाते हैं जेटीडी की वजह से, जिसकी वजह से ये हमें शोल्डर्स नजर आते हैं। ठीक है, और अब सेकंड इसमें क्या बनता है हमारे पास क्वेश्चन, कि हमारे पास जो ये पीक है इसकी, ये ब्रॉड क्यों आती है नजर। ठीक है, ये हमारे पास पीक, एक ही ट्रांजिशन ट्रांजिशन तो एक ही हो रही है, तो पीक ब्रॉड क्यों होती है, तो इसका रीजन हमारे पास रहता है, फर्स्ट रीजन होता है इसका वाइब्रोनिक कपलिंग। ठीक है, वाइब्रोनिक कपलिंग। तो वाइब्रोनिक कपलिंग का क्या मतलब होता है, वाइब्रोनिक कपलिंग का मतलब होता है कि जो मेटल का और जो लीगेंट होता है उसका बॉन्ड, मेटल और लीगेंट का जो बॉन्ड होता है, ये क्या करता रहता है, ये हमारे पास एलोंगेट भी होता रहता है ना, और कंप्रेस भी होता रहता है, मतलब वाइब्रेट करता रहता है। जब खुद सोचो, जब मेटल और लिगेंड का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड दूर चले जाएंगे, तो CFSE क्या हो जाएगी, उस केस में CFSE डिक्रीज हो जाएगी। और जब मेटल का और लिगेंड का बॉन्ड कंप्रेस होगा तो वो पास आ जाएंगे, तो उस केस में जो CFSE होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। मेटल और लिगेंड जितना ज्यादा पास आएंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास उनके डी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग होगी। जितनी ज्यादा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग होगी, CFSE उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से वैल्यूज काफी मतलब क्या होती है, डिक्रीज इंक्रीज करती है, काफी क्लोज आती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पीक कैसी होती है, ब्रॉड पीक। वैसे ही हमारे पास JTD मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, शोल्डर्स भी नजर आते हैं और पीक भी उसकी वजह से ब्रॉड होती है। थर्ड हमारे पास इसमें रीजन आ जाता है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो J लेवल्स हैं वो काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ जाती हैं और हमारे पास जो पीक है ये ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको D1 सिस्टम बताया, आपने किस तरह से करना है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, आपने D1 लिखा, उसका ग्राउंड स्टेट टर्म लिखा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास मोलिकन सिंबल्स होंगे वो आपने लिख लेने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है वैसे स्टार्टिंग में। ठीक है, कि कैसे लिखने हैं आपने, और फिर ऐसे आपको ड्रॉ करना है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कौन कौन सी है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं, ये D1 ऑक्टाहेड्रल हो गया, सिमिलरली हम करते हैं D1 टेट्राहेड्रल। तो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम आता है D1 टेट्राहेड्रल। ठीक है, D1 टेट्राहेड्रल सिस्टम कैसा होगा, D1 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसा होगा, आपको पता है E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है ना, ये E हो गया। ठीक है,
ये T2 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। ठीक है, ट्रांजिशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, अब की बार T2 में चला जाएगा। ठीक है, D1 के कोरिस्पॉन्डिंग आपको पता है कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। जो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो होती है D1 के लिए मैंने आपको लिखवाई है, वही होती है D। ठीक है, 2D। ठीक है, चाहे आप निकाल लेना, 2D ही आएगी इसके कोरिस्पॉन्डिंग। ये ग्राउंड स्टेट है ना इसकी, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग 2D ही टर्म आएगी। ठीक है, अब 2D के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है, T2 और E होता है टेट्राहेड्रल में, है ना। मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा लिया है ये, आपको याद करना है सबसे पहले वही, तभी आप अच्छे से कर पाओगे ये आगे। ठीक है, टाइम भी बचेगा एक तो आपका, अगर आप ऐसे ग्राउंड स्टेट टर्म याद कर लोगे। ठीक है, तो देखो T2 और E। अब देखो, इसको आप लिख लो 2T2 और 2E। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाली स्टेट कैसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है, डबली डी जनरेट में, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ई हो गया, 2E। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपली डी जनरेट में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है, T2G में पड़ा है, तो हम T2 में पड़ा है सॉरी, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2T2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ एक्साइट हो रहा है, 2E से 2T2 में। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे इसको, ये आपके पास होगी 2D। तो जब इसमें स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, 2E से 2T2 में। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर क्या है ट्रांजिशन का, नेचर है ट्रांजिशन का 2E से 2T2 में। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना है, एक ही ट्रांजिशन हो रही है, वन ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास वैसे ही पीक आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको, बस इतना सिंपल सा है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं D6। D6 करते हैं, D6 ऑक्टाहेड्रल, और कैसा, हाई स्पिन। क्योंकि हमने D6 हाई स्पिन, लो स्पिन कैसा भी हो सकता है, हाई स्पिन, तो हम सिर्फ कौन सा वाला कर रहे हैं, ऑर्डर डायग्राम सिर्फ हाई स्पिन के लिए अप्लीकेबल होता है, तो D6 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन। तो देखो D6 है, और आपको पता है कि ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एनर्जी ट्रांजिशन करनी है तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि क्या होता है हमारे पास, ये स्पिन अलाउड होती है। ठीक है, स्पिन अलाउड कब होगी, जब हमारे पास जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, हम इसको, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ जाएगा। ठीक है, स्पिन क्या थी इसकी, देखो ऐसे स्पिन थी, ऊपर जाके भी इसकी सेम स्पिन है, स्पिन चेंज नहीं हुई है, चाहे आप स्पिन निकाल भी लो। देखो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऊपर जाएगा। अब देखो इसमें स्पिन निकालो, इसकी प्लस हाफ माइनस हाफ, इनकी तो जीरो है। ठीक है, यहाँ पे स्पिन निकालो, यहाँ पे कितनी है इसकी, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस सॉरी प्लस हाफ कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ वन, हाफ प्लस हाफ वन, तो कितनी होगी स्पिन, टू। यहाँ पे देखो स्पिन कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दो इधर भी स्पिन कितनी होगी इनकी, 2 होगी। तो स्पिन क्या है, चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे भी 2 स्पिन थी, यहाँ पे भी 2 ही स्पिन है। तो हमारे पास ये ट्रांजिशन आपने ऐसे करवानी है हमेशा कि हमारे पास जो स्पिन है वो चेंज ना हो। ठीक है, स्पिन हमारे पास स्पिन अलाउड होनी चाहिए ट्रांजिशंस। तो ये देखो ये कैसी होगी, स्पिन अलाउड। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं D6 के लिए ग्राउंड स्टेट जो टर्म बताई थी वो कौन सी थी, वो 2D थी। ठीक है, 2D नहीं थी सॉरी, D6 के लिए 5D थी, सॉरी सॉरी। ऐसा हो आपने ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा तो आप ऐसे करना इसको, जैसे कि D1 D2 D3 D4 D5 D6, यहाँ आ गया ना D6, तो लिख के देख लेना फटाफट से, D F F D S, तो 2 3 4 5, तो 5D है ना, 5D है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग।
और एक और चीज, टर्म सिंबल अगर आपको आ गया सपोज D6 का निकालने के लिए, आप ये मत करना, पहले वहां देख लेना कि लो स्पिन या हाई स्पिन है। ये वाला सिर्फ हाई स्पिन के लिए है। तो 5D, ठीक है। तो यहाँ पे 5D है। डी के लिए मुलिकन सिंबल्स कौन से होते हैं? T2G और EG। T2G और EG ये ऑक्टाहेड्रल वाला है, ठीक है। और इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख लो इसकी ये। अब यहाँ पे देखो T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, जो ये वाली स्टेट है, यहाँ पे देखो T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि ये कौन सी है? T2G। यहाँ पे देखो EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि ये वाली कौन सी है? EG, ठीक है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख लो 5, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है देख के पता चल रहा है, 5T2G से 5EG में, ठीक है। जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, इसको बना भी सकते हैं हम। यहाँ आ गया 5D, ठीक है। 5D किस में हो रहा है? ग्राउंड स्टेट कौन सी है? 5T2G। और ये एक्साइटेड स्टेट इसकी आ गई 5EG। ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है? 5T2G से 5EG में, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर कितना आ गया ट्रांजिशन का? 1 आ गया। और नेचर कैसा आ गया? नेचर आ गया ये वाला 5T2G से 5EG में, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये करोगे। देखो यहाँ पे आप एनर्जी निकालो, इस वाली के लिए आप CFSE निकालो, कितनी आएगी? CFSE देखो कितनी आएगी, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंटू -0.4, ठीक है। प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इंटू 0.6, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 4 16, प्लस कितना आ गया? -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। कितनी आ गई CFSE इस वाली स्टेट की? -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। इसकी भी निकाल लो, इसकी कितनी आ जाएगी? नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो -0.4 इंटू 3, प्लस ऊपर कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 6.6, ठीक है। कितना आ गया? 4 3 12, प्लस 6 3 18, कितना आ गया? प्लस 0.6 ऑफ डेल्टा ओ। तो इसकी CFSE आ गई +0.6, इसकी आ गई -0.4। तो इससे इसको माइनस करोगे तो डेल्टा ओ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हो डेल्टा ओ की वैल्यू आप, वैसे भी इनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? डेल्टा ओ होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया आपका D6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, हाई स्पीड। वैसे ही आप देखोगे D6 टेट्राहेड्रल का, ठीक है। तो D6 टेट्राहेड्रल कैसे होगा? टेट्राहेड्रल में आपको पता है E नीचे होगा, T2 ऊपर होगा, 1 2 हाई स्पिन में 4 5 6, ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और हमेशा स्पिन अलाउट ट्रांजिशन करवानी है, ऐसे मत करना कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देना, तो स्पिन अलाउट ट्रांजिशन नहीं होगी हमारे पास। इसी इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करवाओगे, वही स्पिन अलाउट ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ये हमारे पास। यहाँ पे भी D6 है। D6 के लिए हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? 5D, ठीक है। 5D के लिए टर्म टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगी? T2 और E, आपको पता है D के लिए T2 और E होती है, ठीक है। उस मल्टीप्लिसिटी लिख ली है, ठीक है। ये वाली स्टेट कैसी है हमारे पास? देखो यहाँ पे E अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि ये डबली डिजनरेट है, इसलिए हमने E लिख लिया है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? 5E। और ये कैसे हो जाएगी? यहाँ पे T2 अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो ये हो जाएगी T2, तो 5T2, ठीक है। तो नेचर क्या है ट्रांजिशन का? 5E से 5T2 में, ठीक है। और आप इसमें इसका ड्रॉ कर सकते हो, इधर आ गया 5D, ठीक है। और ये बन गया, यहाँ पे आ गया 5E, और इधर आ गया 5T2। तो ट्रांजिशन हो गई यहाँ से 5E से 5T2 में। और कितनी ट्रांजिशन हुई? एक ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। हमने कौन कौन से सिस्टम कर लिए? हमने D1 D6 ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाला सिस्टम कर लिया डिस्कस, ठीक है। तो इसमें मेरे को लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं D1 हो गया, D6 हो गया, D9 D4 करते हैं, ठीक है। तो अब देखो उससे पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, होल फॉर्मुलिज्म। होल फॉर्मुलेशन,
होल फॉर्म्यूलेशन, ठीक है। होल फॉर्म्यूलेशन में देखो क्या होता है, होल फॉर्म्यूलेशन में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास, हम लेते हैं D3 सिस्टम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वाला, ठीक है। तो हाई स्पिन है आपको पता है, तो अच्छा D3 है हाई स्पिन, तो क्या 1 2 3, ठीक है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशंस मतलब पॉसिबल कितनी है, यहाँ पे हमारे पास है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा सकते हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो स्पेस है वो कितनों के लिए है, सिर्फ स्पेस कितनों के लिए है, 2 के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो स्पेस है वो कितने के लिए है, सिर्फ 2 के लिए। इस केस में हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, होल्स की फॉर्मुलेशन देखेंगे। होल्स की, होल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितने हैं हमारे पास, 2 होल्स है, ठीक है। और जब एक्साइटेशन होगी तो होल पहले यहाँ था, अब होल नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें होल्स देखते हैं, जैसे कि D3 में देखेंगे हम कि 2 होल्स है, D3 ऑक्टाहेड्रल में। सिमिलरली D3 टेट्राहेड्रल अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने होल्स होंगे, D3 टेट्राहेड्रल में भी हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी कितने होंगे हमारे पास, 2 होल्स होंगे, ठीक है। वैसे ही हम लेंगे अगर D4 वाला सिस्टम अगर हम लेते हैं, तो D4 में देखो क्या है, D4 ऑक्टाहेड्रल में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी क्या है, एक स्पेस अवेलेबल है, ट्रांजिशन 3 हो सकती है, तो यहाँ पे कितना है, बेसिकली 1 होल है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है, नीचे, और हमारे पास होल्स यहाँ पे ऊपर स्पेस जो अवेलेबल है वो कम है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हम वहां पे होल फॉर्मुलेशन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम D7 सिस्टम है, D8 सिस्टम है, इन सब में हम होल फॉर्मुलेशन लेंगे, जैसे कि D9 है, फॉर एग्जांपल D9 है, तो D9 ऑक्टाहेड्रल वाला लेते हैं। तो देखो D9 ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, देखो मैंने सारे वो कर दिए इसमें फिल, लेकिन है ये हाई स्पीड नहीं है, ठीक है, ऐसे D9। तो यहाँ पे देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होके जा सकते हैं, स्पिन अलाउट ट्रांजिशन सिर्फ देखनी है, लेकिन यहाँ पे स्पेस सिर्फ एक के लिए, तो यहाँ पे क्या है, 1 होल है। तो हम इन केसेस में क्या देखते हैं, होल्स देखते हैं, कि होल्स की मूवमेंट देखते हैं हम, ठीक है। तो इसी पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपके पास है D9 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, ठीक है। D9 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, D9 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे क्या है, 1 होल है, ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, ठीक है, तो होल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन सपोज एक्साइट होके ऊपर चला गया, ठीक है, जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला गया, तो कैसे हो गया हमारे पास, लाइक ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, और जो होल है वो कहाँ आ गया, होल यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है। होल कहाँ क्रिएट हो गया, अब नीचे होल क्रिएट हो गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई तो जो ये होल ऊपर था, अब ये होल कहाँ आ गया हमारे पास, नीचे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम होल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो होल कहाँ था, देखो हमारे पास Eg में था, ठीक है, कि होल जो था वो कहाँ था, Eg में। तो हम इस स्टेट को क्या बोल सकते हैं कि Eg है, या फिर आप डायरेक्टली देख लो कि छोड़ो, वैसे भी देखना छोड़ो, यहाँ पे डायरेक्टली देखो कि इस वाली जो ये वाली स्टेट है, ये कैसी स्टेट है हमारे पास, ये डबली डीजनरेट स्टेट है, क्यों, क्योंकि इसमें Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो हमने इसको Eg लिख दिया, ठीक है। इस वाली स्टेट में देखो हमारे पास T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो ये ट्रिपली डीजनरेट स्टेट है, इसको हमने T2G लिख दिया। आपने सिंपल वैसे ही करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि Eg में अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो उसकी Eg लिख दो, और T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो उसको T2G लिख दो, ठीक है। अब देखो D9 के लिए
जो टर्म होती है वो कौन सी होती है, वही होती है 2D, है ना, क्योंकि D9 तो यही आता है, D1 D9, है ना, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, 2D। ठीक है, 2D के लिए कौन कौन से मूलिकन सिंबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, T2G एंड EG। ठीक है, 2 2 लगा दो, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, अब की बार हो रही है EG से T2G में। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं इसको, देखो हम किसकी ट्रांजिशन यहाँ पे ले रहे हैं, हम होल की ट्रांजिशन ले रहे हैं। होल पहले यहाँ था, अब होल यहाँ आ गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो हम इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे ये है हमारे पास EG, ठीक है, और ये आ गया जैसे T2G। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास होल ऐसे बना। अब हम इस ट्रांजिशन को ऐसे बताएंगे, क्योंकि होल कहाँ से कहाँ हो रहा है, EG से T2G में जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको समझ आ गया इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं D4 ऑक्टाहेड्रल। D4 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। D4 ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, D4 ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 4, है ना, ऑक्टाहेड्रल कौन सा वाला है, हाई स्पिन वाला है, इसलिए। तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा, जब एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना है, एक होल है, और फिर वो होल कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा होल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट टर्म सबसे पहले टर्म जो आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट टर्म वो क्या आ जाएगी, D4 के लिए क्या होती है, D4 के लिए होती है 5D। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगी 5D। ठीक है, डी के लिए आपको पता है कौन से टर्म्स मूलिकन सिंबल्स होते हैं, T2G एंड EG। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे EG, और इसको हम बोल देंगे T2G। ठीक है, 5 5, तो यहाँ पे कैसी हो रही है ट्रांजिशन, ये है 5D। डी आपको पता है किस में हो जाता है, T2G में हो जाता है और EG में हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, T2G से EG में हो रही है। ठीक है, होल की ट्रांजिशन T2G से, सॉरी, EG से T2G में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है। उसके बाद वैसे ही टेट्राहेड्रल वाला होगा, देखो सेम। तो मैं ना आपको इसके लिए कंबाइंड ऑर्बिटल डायग्राम बता देती हूँ, कंबाइंड ऑर्बिटल डायग्राम जो आपको अब एग्जाम में करना है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, जो आपको अब एग्जाम में करना है, देखो वो क्या करना है। एक तो ये आपको ऐसे टी सा बना देना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्रॉस बनाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्रॉस बनाना है। एग्जाम में ये आपको ऐसे ही करना है, ऐसे क्रॉस बना देना है। आपको पता है इधर को एनर्जी है और इधर को क्या है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आपने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ऐसे सोचना है कि हम इसी तरफ को तो हमेशा बाय डिफॉल्ट बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे ऐसे को बनाते हैं ग्राफ, और ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है जो हमारे पास होता है डी का, T2G एंड EG। देखो हमने अभी तक कौन कौन से डिस्कस किए, हमने D1 D6, ठीक है, D9 D4, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली पेपर में सारे सॉल्व नहीं करके देखने हैं, सिंपल ये क्रॉस सा बनाना है। यहाँ पे लिखना है T2G, ऊपर लिखना है EG। ठीक है, और अगर टेट्राहेड्रल वाला है तो T2 और इधर E। ठीक है, E तो कुछ अलग ही बन गया, E। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बनाना है। यहाँ आपने T2G नीचे लिखा है, तो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे EG। ठीक है, और ऊपर लिख लोगे T2G। ये ट्रिक है करने की। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे आप ई,
टेट्राहेड्रल में होगा तो इधर लिखोगे T2। ठीक है, मतलब कि जो भी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वहां पे ट्रांजिशन होगी T2G से EG में। अगर ऑक्टाहेड्रल है, कहाँ से, T2G से EG में होगी ट्रांजिशन, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। और अगर टेट्राहेड्रल वाला जो भी इसमें फॉल करेगा वो टेट्राहेड्रल वाला हो, तो उसमें ट्रांजिशन कहाँ से होगी, T2 से E में होगी ट्रांजिशन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे होगी EG से T2G में ट्रांजिशन, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, और टेट्राहेड्रल के लिए कहाँ से कहाँ होगी, टेट्राहेड्रल में होगी E से T2 में। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन होगी ऐसे। तो अब देखो कौन इस कैटेगरी में आएंगे। इसमें हमारे पास आते हैं D1 D6 ऑक्टाहेड्रल वाले, यानी कि उनमें D1 और D6 अगर ऑक्टाहेड्रल वाले होंगे उनमें ट्रांजिशन कौन सी होगी, T2G से EG में। ठीक है, और D4 D9 वाले। ठीक है, D4 D9 वाले कौन से, टेट्राहेड्रल। तो अगर आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि D4 D9 टेट्राहेड्रल वाले हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो फॉल करेंगे इस वाली कैटेगरी में, और उनमें ट्रांजिशन कौन सी होगी, T2 से E। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास है, अब यहाँ से ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे D1 D6 ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे D1 D6 टेट्राहेड्रल। तो D1 D6 अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सेस है टेट्राहेड्रल वाले, तो उनमें कौन सी ट्रांजिशन होगी, उसमें ट्रांजिशन होगी E से T2 में। ठीक है, और अगर हमारे पास कैसी ट्रांजिशन है, अगर हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्सेस है, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल वाले, तो उसमें ट्रांजिशन होगी EG से T2G में। ठीक है, तो ये वाले इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, कौन सी वाली में, EG से T2G वाली ट्रांजिशन में। ठीक है, तो आपने एग्जाम में बार बार ड्रॉ करके देखना है, सिर्फ ये वाला आपको लर्न करना है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में यही करना है। ठीक है, ये क्रॉस बना लेना और फटाफट से देखना है कि ये कौन सी वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, और रही बात इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, क्योंकि वो भी आनी चाहिए आपको, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैंने आपको वे बता दिया है। आपको बस डायरेक्टली ये देखना है, D1 D2 टर्म सिंबल निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, D3 D4, जैसे किसके लिए, D1 के लिए क्या आ गई 2D, D4 के लिए क्या आ गई 5D। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 आ गई, तो इनमें 5 5 लगा देना, और जो भी आ रही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 2 लगा देना। ठीक है, जैसे अगर D1 ऑक्टाहेड्रल आ गया तो आपको पता है वो 2D होता है, तो उसके लिए क्या कौन सी, और D1 ऑक्टाहेड्रल कौन सी वाली कैटेगरी में आ रहा है इसमें, तो उसमें ट्रांजिशन क्या होगी, 2T2G से 2EG में। ठीक है, तो ये ही एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें से, और आप उसको यहाँ से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। तो आपके यहाँ से कौन कौन से किस किस के ऑर्डर डायग्राम कवर हो जाते हैं, D1 D6 D4 D9। हमेशा याद रखना कि आपके पास जो DN होगा और जो DN+5 होगा, ठीक है, इनका जो ऑर्डर डायग्राम होता है वो सेम ऑर्डर डायग्राम होता है। ठीक है, इनका जो ऑर्डर डायग्राम आपके पास बनेगा वो सेम ऑर्डर डायग्राम आपके पास इनका बनेगा। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे फिनिश होता है D1 D4 D9 D1 D4 D6 D9 सिस्टम्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रहते हैं D2, ठीक है, D7, ठीक है, D3 एंड D8। ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में कवर। ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जब ये वाले करवाऊंगी, एक तो आपने ये रिवाइज कर लेना अच्छे से, और जब मैं आपको ये वाले करवाऊंगी तो जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है, हम वो भी अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जो आपके ऑर्जल डायग्राम के PYQs है। ठीक है, PYQ है जो ऑर्जल डायग्राम के, और JTD के जितने भी मुझे मिलेंगे PYQ, मैं आपको वो दोनों करवाऊंगी। ठीक है, इन दोनों के PYQs हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।